एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे भारत में हवाई यात्रा क्यों सुरक्षित नहीं है और दिन प्रतिदिन जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, कहीं न कहीं इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है और इसके लिए डीजीसीए की तरफ से किस प्रकार कदम उठाए जाना चाहिए और उठाए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना। विपुल सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। विपुल सक्सेना जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि भारत में हवाई यात्रा सुरक्षित क्यों नहीं है? देखिए, हुआ क्या है कि जिस तरीके से पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है, जिस तरीके से नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ रहे हैं भारत में, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। जहाँ तक सवाल है एनडीए गवर्नमेंट का, पिछले 9 साल में बहुत प्रगति हुई है, उसने काफ़ी कुछ हम लोगों को आगे ला के रख दिया है। और तब भी अभी भी जिस तरह से हमारे प्रोजेक्शंस हैं उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। जब तक कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होगा, जब तक कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए मैन पावर अवेलेबल नहीं होगी, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, टैलेंट अवेलेबल नहीं होगा, तब तक ये चैलेंजेस हमें फेस करते रहने पड़ेंगे। विपुल सक्सेना जी, हाल ही के कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, पहले तकनीकी खराब को लेकर के हो या रनवे पे कहीं टायर्स के स्लिप होने के हो या और तरह तरह के जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, ऐसा आप देखते हैं? देखिए, जो डीजीसीए ऑर्गेनाइजेशन है वो एक वेल थॉट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पर अगेन डीजीसीए भी काफ़ी जो है मैन पावर से की शॉर्टेज से सफ़र कर रही है। जितनी मैन पावर उनके पास होनी चाहिए आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं समझता हूँ कि उसका 50% उनके पास नहीं है, और वो लोग भी रेगुलरली रिक्रूट कर रहे हैं। पर अगेन एविएशन एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है जहाँ पे कि आप नॉर्मल इंडस्ट्री से किसी को ले नहीं सकते जी। उसमें जो भी व्यक्ति आएगा उसको एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जैसे बोइंग का पायलट एयरबस नहीं हो सकता, एयरबस का इंजीनियर बोइंग का मेंटेनेंस नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो है हर फील्ड का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। तो उसके उतने नंबर में और उस तरह के टैलेंट की मैं समझता हूँ भारत में बहुत कमी है, और जब तक कि वो कमी पूरी नहीं होती है ये चैलेंजेस थोड़े रहने वाले हैं जी। विपुल सक्सेना जी, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर डीजीसीए की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, इससे आप कितना सहमत हैं और या फिर इसमें आगे और कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ऐसा आप लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि ये रिवोल्यूशनरी चेंज है। जो रिसेंटली जो नए डीजी आए हैं विक्रमादित्य जी, उन्होंने बिल्कुल नई अप्रोच ली है और जो कि जनता की काफ़ी डिमांड रही है काफ़ी समय से, ऑलमोस्ट 20-25 साल से। जिस तरीके से एयरलाइंस पैसेंजर्स को राइड पर ले रहे थे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, वेबसाइट पर डाल दो जी, कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं, उनके रिफंड नहीं मिलते थे, कैंसिलेशन पे डिले में कोई उनके टेक केयर नहीं होता था। इवन मैंने देखा है एयरपोर्ट्स पर कि जो एयरलाइन के जो टीम है उनके पास मेडिकल सपोर्ट भी नहीं है। ये तो फॉर्चुनेटली कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी पैसेंजर को सडनली हार्ट अटैक हुआ, कुछ हुआ, उस समय पूरी पोल खुल जाएगी आपकी। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो रिसेंट 3-4 महीनों में जो नए नए एक्शंस और पॉलिसी नए डीजी ने निकाली है वो बहुत ही एनकरेजिंग है। रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अभी जो एयरलाइंस को पैसेंजर वेलफेयर देखना पड़ेगा, पैसेंजर अप्रोच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनको अगर आपकी फ्लाइट डिले है तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा फैसिलिटीज होटल वगैरह की, और अगर कैंसिल होता तो इमीडिएटली रिफंड मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जिनकी बहुत पहले से एक्सपेक्टेशन थी और डिमांड थी। अगर आप देखें कि 90s के पहले जबकि ओपन स्काई पॉलिसी नहीं थी और हमारे पास केवल 2 एयरलाइंस थी, उस समय सब ऑटोमेटिकली होता था। मैं उस समय कितनी बार फ्लाइंग किया हूँ एज ए पैसेंजर ऑल्सो। जहाँ भी फ्लाइट डिले हुई है या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एयरलाइंस वाले ऑर्गेनाइज करता है आपका ब्रेकफास्ट लंच जो भी जो टाइमिंग है, एंड अगर तो और डिले हो रहा है तो होटल की फैसिलिटी। तो मैं समझता हूँ कि वो अप्रोच जब तक इंडिया में नहीं आएगी दोबारा, तो एक पैसेंजर का जो कंसर्न है, पैसेंजर का डिस्कम्फर्ट है, वो तो रहने वाला है जी। विपुल सक्सेना जी, भारत में अगर हम पिछले कुछ समय से बात करें तो इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक जिस प्रकार से एक ट्रैफिक जो बढ़ रहा है एयर यात्रा को लेकर के,
ऐसे में डीजीसीए की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं या जो काम किया जा रहा है उससे आप कितना सहमत हैं और इसमें कितना कुछ इम्प्लीमेंट करने की और ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी का सामना भी कई हिस्सों में करना भी पड़ता है, कई बार हमने देखा भी है। देखिए, स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो जिस रास्ते पर डीजीसीए काम कर रहा है उस रास्ते में कोई खामी नहीं है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत वेल प्लान्ड है। पर अगेन मैं उसी बात पर चाहता हूँ कि उस ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए आपके पास क्वालिफाइड मैन पावर चाहिए। आपके पास नंबर ऑफ मैन पावर बहुत कम है। आप देखें कि अगर आप आज की तारीख में देखें तो मैं नहीं समझता कि 300-400 एयरक्राफ्ट पे एक डीजी अफसर भी अवेलेबल होगा, जो कि बहुत छोटा रेशियो है। तो जहाँ तक सवाल है पॉलिसी का, जहाँ तक सवाल है स्ट्रेटेजी का, जहाँ तक सवाल है एक विजन का, उसमें कोई कमी नहीं है। पर यह है कि कहीं ना कहीं सरकार को और जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको कहीं ना कहीं एविएशन की जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी करिकुलम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नए नए कोर्सेज लाने पड़ेंगे, ताकि जो यूथ है, यूथ हमेशा एविएशन की तरफ जाना चाहता है, पर इतने स्कूल, इतने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है जहाँ पे कि बच्चे वो लोग जा सकें। तो जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ टैलेंट कमी नहीं रहेगी। पीपुल सेक्शन में आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हवाई यात्रा का सफर जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, इसके पीछे की क्या कुछ वजह आप देखते हैं और क्या ये कम होगा ऐसा आपको लगता है? जी देखिए, हवाई सफ़र का जो मेजर कंपोनेंट होता है, दो मेजर कंपोनेंट होते हैं जो उसकी कॉस्ट में वेरिएशन लाते हैं। उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है फ्यूल सरचार्ज। तो फ्यूल के जो प्राइसेस है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रूड का प्राइस है उससे रेगुलेट होता है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। केवल ये है कि जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के, स्पेशली जो हर स्टेट को एक अधिकार दिया है कुछ एटीएफ के ऊपर सरचार्ज लगाने का, वो कहने के सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको हटाने के लिए कोई ना कोई कॉम्पनसेशन करके उसको हटवाना चाहिए ताकि फ्यूल का प्राइस कम हो। दूसरा ये है कि कुछ सेक्टर्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पे कि आप हर स्टेट में कुछ एक लोकेशन ऐसी बनाई जा सकती है जहाँ पे कि फ्यूल सरचार्ज बिल्कुल रिलीव कर दिया जाए या टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, और वहाँ पे जो है फ्यूलिंग फैसिलिटेट कर दी जाए। स्पेशली जहाँ पे जैसे आरसीएस में आप चाहते हैं कि जो रिमोट हमारे लोकेशन के एयरफील्ड्स हैं वहाँ पर अधिकतर फ्लाइंग हो, तो अगर आप उनको आप एक फ्यूलिंग हब बना दें तो उससे एक तो वहाँ पे अधिकतर एयरलाइंस उस एरिया को कवर करेंगे, बिकॉज वहाँ पे उनको फ्यूल सस्ता मिलने वाला है, और उससे आपके जो पैसेंजर लोड उस एरिया का वो बढ़ जाएगा और आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ इनोवेटिव आइडियाज लोगों को सोचना पड़ेगा जिससे कि फ्यूलिंग कॉस्ट जो है एयरक्राफ्ट के ऊपर वो कम हो। दूसरी चीज़ जो है, जो हमारी नेविगेशनल फैसिलिटीज़ हैं और लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं एयरपोर्ट्स पर, आप देखें, आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, मतलब ग्रेड 2 एयरक्राफ्ट भी जो एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो आधा घंटा पौन घंटा लैंडिंग के लिए आपको वेट करना पड़ जाता है, जो कि एक लॉस है फ्यूल का, और वो उतनी कॉस्ट आपकी फ्लाइंग में बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो पायलट्स और इंजीनियर्स की जो सैलरी है इंडिया में, वो एक वर्ल्ड क्लास सैलरी है, बहुत हाई सैलरी है। अगर आप उसको पर कैपिटा इनकम के दायरे में रखें तो मैं समझता हूँ कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो सैलरीज हैं वो उन कंट्रीज़ में बहुत हाई सैलरी नहीं मानी जाती हैं, वो रीजनेबल लेवल पे हैं पर कैपिटा इनकम के लिहाज से। पर इंडिया की जो पायलट्स की और इंजीनियर की सैलरी है वो पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट है। तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम है, बिकॉज पायलट्स अवेलेबल नहीं है और रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एयरलाइंस जो है प्रेशर में आती हैं उनको हायर करने के लिए जिस भी सैलरी में आ जाए उसमें आ जाओ। जैसे अभी एयरलाइंस ने, मैं नाम नहीं लूँगा, दूसरी एयरलाइंस के पायलट्स को लेने के लिए 25-25 लाख का उन्होंने ज्वाइनिंग बोनस दे दिया। 25 लाख मतलब आज एक साधारण आदमी का तो पूरे साल की सैलरी भी नहीं होती है। तो इस तरह का जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोड किधर जाएगा, या टिकट के ऊपर जाएगा और पैसेंजर पर जाएगा। तो ये सब चीज़ें जिसको अभी मैं समझ रहा हूँ कि डीजीसीए ने कुछ एक्शन लिए हैं जिससे कि कॉस्ट कंट्रोल भी की जाएगी और पैसेंजर के जो टिकट्स हैं वो भी रैशनलाइज होंगे। जी बिल्कुल। सक्सेना जी, आपसे मैं एक कमेंट और चाहूँगा कि मैन पावर की जो कमी है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, इसको लेकर क्या कुछ आइडियाज़ आपके पास हो जो आप बता सकें? जी देखिए, आज जो है एविएशन हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, उन सब में आजकल एविएशन है। आप बीएसएफ से चालू जाए, बीएसएफ में एविएशन है, सीआईएसएफ में एविएशन है, आपका सीआरपीएफ में एविएशन है,
आर्मी में है, कोस्ट गार्ड में है, नेवी में है, सब में एविएशन है। जी। ठीक है, तो अभी वो नहीं कि जो केवल एयरफोर्स पहले फ्लाई करती थी, आज हर जगह एविएशन अवेलेबल है और हर सर्विस में एक पर्टिकुलर एज के बाद रिटायरमेंट का सिस्टम चालू हो जाता है। जी। ओके, और हर सर्विस में आजकल देखिए अब शॉर्ट सर्विस का मिशन भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े नंबर में पायलट्स, इंजीनियर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ये जो है इन सर्विसेज से रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट एज नहीं होती, वो एक्चुअली 35-40 के आसपास की उनकी एज होती है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो टैलेंट पूल निकल रहा है बाहर, ट्रेंड, कॉन्फिडेंट एंड जिन्होंने एक्चुअल इमरजेंसी हैंडल की हुई है, अगर उनको किस तरह चैनलाइज किया जाए किसी रिक्रूटमेंट चैनल के थ्रू, चाहे डीजीसीए में चाहे एयरलाइंस में, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है पायलट्स की, इंजीनियर्स की, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की, उन सब की जो कमी हम महसूस कर रहे हैं उसको काफ़ी हद तक पूरा कर सकता है। जैसे कि जो पायलट्स आते हैं वहाँ से एयरलाइन से, जी। पहले रूल था डीजीसीए में कि डिफेंस से जो भी पायलट्स आते थे उनको कुछ समय के लिए बिना एग्जाम पास किए आपको लाइसेंस मिल जाता था। जी। तो वो रूल समाव काफ़ी कम यूज़ हो रहा है आजकल। उस रूल को और ब्रॉड करने की जरूरत है कि भाई आप फौज छोड़ के आ रहे हो तो आपने जो जहाज उड़ाया हुआ है या जो जहाज आप उड़ाने जा रहे हो उसकी ट्रेनिंग करो, और 3 साल के अंदर अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो फिर आप कैप्टन नहीं बनोगे, आप को पायलट उड़ते रहेंगे। सिमिलरली जो इंजीनियर्स निकल के आ रहे हैं उनको भी 2 साल के लिए आप लाइसेंस दे दीजिए कि 2 साल के अंदर आपको डीजीसी एग्जाम पास करना है, अगर नहीं करोगे तो फिर आप एक नॉर्मल इंजीनियर रह जाओगे। ओके, इस तरह के कुछ नए आइडियाज लाने पड़ेंगे जिससे कि मैन पावर का हम यूटिलाइज कर सकें। जब ये मैन पावर मार्केट में आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी टैलेंट पूल की कमी है वो कमी पूरी होगी, और दूसरा जो इतनी हाई कॉस्ट है एम्प्लॉयज़ की, पायलट्स की, इंजीनियर्स की एंड ऑल, वो भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी। विपुल सक्सेना जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।